कैसे हैं बच्चे लोग। तो आइए आज हम अपने एग्ज़ाम को लेकर कुछ तैयारी करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक। तो आइए ना आज कुछ सेट प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। देखिए आज मैं जो आपको एक ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा उसमें 25 ऑब्जेक्टिव्स है। अगर एनपीयू में से ऑब्जेक्टिव उठाया जाएगा आपके एग्जामिनेशंस में, यानी कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो आपको यही उठाएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं उठा सकता है। आइए मैं बिना लेट किए हुए आपको मैं ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर आपकी ऑब्जेक्टिव पड़ी हुई है। आइए तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स द कॉमर्स स्टेशंस। आपको इसमें मिलेगी एग्ज़ाम के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस और उसके साथ साथ ही हर एक चैप्टर वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव की लिस्ट, जिसमें से सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव उठाकर पीडीएफ तैयार करके आपको बताए जाएंगे। तो मैं बिना लेट किए ही ले चलता हूँ आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के दुनिया में। ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। आप लोग भी साथ साथ जवाब दीजिएगा और कहिएगा कि यह सही है या गलत है। इसमें पहला आपका आंसर होगा, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव उठाया जाएगा तो इस 25 से ज़्यादा नहीं उठाया जाएगा। तो पहले ले चलते हैं हम आपको, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अलाभकारी संस्था नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऑब्जेक्टिव को जब भी पढ़िएगा तो 2-3-4 बार पढ़िएगा, ताकि पहले क्वेश्चन को समझ लें। क्योंकि टिक करते समय आप क्या करते हैं, या सर्कल गोला भरते समय आप क्या करते हैं, आप वहाँ मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सी संस्था है जो गैर लाभकारी संस्था नहीं है। तो उसमें फर्स्ट है आपका कॉलेज, सेकेंड है हॉस्पिटल्स, थर्ड है पब्लिक कंपनी, फोर्थ है क्लब। आपका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। बताइए पहला का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब आपने कहा, सी अ पब्लिक कंपनी आपका सही जवाब है, और इसके लिए आपके लिए जोरदार ताली बजाना चाहता हूं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। बताइए चारों में से कौन सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब आपने कहा, इसका जवाब होगा कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। सही जवाब कह रहे हैं आप, ये रियल अकाउंट होगा और रियल अकाउंट इसका सही जवाब है। थर्ड पे चलते हैं, आय व्यय खाता में निम्न। अच्छा ये बताइए, पहले सेकंड को क्लियर भी करते चलते हैं, फर्स्ट से ही क्लियर करते चलते हैं क्या, ताकि आपको समझ में भी आए, जो नहीं समझ रहे होंगे उनको समझ में आ जाए। इसलिए अलाभकारी संस्था है क्योंकि अलाभकारी संस्था नहीं है, क्योंकि पब्लिक कंपनी बेस्ड होती है प्रॉफिट के लिए। किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। उसकी मोटिव क्या होती है, प्रॉफिट अर्निंग। और हमारा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो गैर लाभकारी संस्थान है, इसका उद्देश्य मुख्य क्या है, लाभ न कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ न कमाना, बल्कि समाज को सेवा प्रदान करना। सेकेंड हमने कहा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। वाई, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट के हूबहू मिलते हैं। कैश अकाउंट का ही सेकंड रूप आप इसको कह सकते हैं। तो कैश अकाउंट में क्या होता है कि एक साइड रिसिप्ट होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेम यहाँ भी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी रिसिप्ट जो है डेबिट में है और पेमेंट जो है क्रेडिट में। तो इसलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आय व्यय खाता निम्न लेन देनों का लेखा करता है। आय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो द फॉलोइंग इन ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस, कैपिटल ट्रांजेक्शन, बोथ ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस। बताइएगा आंसर क्या होगा, आप लोग को बताना होगा कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, अगर आपने नोट्स को ठीक से पढ़ा होगा, देखो रटो मत, ऑब्जेक्टिव रट जाओगे, एग्जाम में कहीं ऑप्शन इधर उधर कर देगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ए, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। कहेगा सर रेवेन्यू ट्रांजेक्शन क्यों होंगी, इसलिए रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होगी क्योंकि आय एवं व्यय खाता में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग पूंजीगत मदे को नहीं लेते हैं, सिर्फ आयगत मदे को लेते हैं। आयगत मदे का मतलब क्या, जो हमारे ईयर में रिपीटेड होते हैं, ऐसे खर्चे जो साल में रिपीट होते रहते हैं, वो आयगत है। जो साल में कभी कभार वो लंबे समय के लिए की जाने वाली खर्च को पूंजीगत कहते हैं, या लंबे समय के लिए प्राप्त इनकम को पूंजीगत आय मानते हैं। तो इस स्थिति में हमको ध्यान रखना हो कि आय व्यय खाता में सिर्फ आयगत लेन देनों का लेखा किया जाता है, ना कि पूंजीगत लेन देनों का। चलते हैं नेक्स्ट पर। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देखते हैं दे देता है दोनों। विद्यार्थी क्या करता है, रट के जाता है, दोनों में टिक करता है। उसको लगता है जहां दोनों होगा, इनमें से सभी होगा, उसी को टिक कर देना, मार्क आ जाएगा। ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंसेज है, देख लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि बार बार क्वेश्चन पढ़ना होगा।
बताइए, सचिव को मानदेय का भुगतान है। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैश एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दीज। अब देखो आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2010 में पूछा है, 11 में पूछा, 13 में पूछा, 16 में पूछा, 19 में, ऐसे करके बार बार पूछ रहा है। आप हमको बताएंगे फोर्थ का आंसर क्या होगा। देखिए, सचिव होता कौन है? सेक्रेटरी होता है। क्या उसके ये होनेरियम क्या होता है? उसको जो मिलने वाली शुल्कें हैं, उसको जो मिलने वाले पेमेंट्स हैं, उसी को होनेरियम कहेंगे। तो हम तो उसको रेगुलर कर रहे हैं, तो इसीलिए कौन सा आएगा, हो जाएगा इसका आंसर सही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका सही हो जाएगा। राइट जवाब क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बताइए, बकाया चंदा है, बकाया चंदा है, क्या होगा आंसर सही? बकाया चंदा क्या होगा बताइएगा? बकाया चंदा का आंसर क्या होगा बताइएगा जरा जल्दी। बकाया चंदा है इनकम, खर्च और संपत्ति या दायित्व। क्या होगा बताइए, ध्यान दीजिए। पहले तो चंदा क्या होता है? चंदा हमारे लिए इनकम है। हमारे लिए चंदा क्या है? इनकम है। और अगर चंदा मैंने प्राप्त ही नहीं किया, मैंने चंदा प्राप्त ही नहीं किया, तो बताइए क्या होगा? आपका सही जवाब इसमें क्या लगता है? देखिए ना, ये इनकम है, यहाँ एक्सपेंसेस है, ये संपत्ति है, दायित्व है। अगर मेरे खर्चे बकाए होंगे, क्या होंगे? मेरे अगर खर्च बकाया होगा तो हमारी कर्ज बनेगी, है ना। और हमारी आय अगर बकाया है तो संपत्ति बनेगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा 5 का सी। इसका सही जवाब क्या होगा? 5 का सी। चलिए छठा नंबर पे आते हैं। पुराने अखबार की बिक्री क्या है बताइए? छोटा सा आसान क्वेश्चन है। पुराने अखबार की बिक्री को मानते हैं हम, ऑप्शन बी सही होगा, आयगत प्राप्ति। क्या सही होगा? आयगत प्राप्ति। क्या सही होगा? आयगत प्राप्ति। चलिए आगे चलते हैं। फिर विशिष्ट दान है, स्पेसिफिक डोनेशन इज कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एंड एसेट्स और लायबिलिटीज। देखिए, जब स्पेसिफिक हो जाएगा, जब स्पेशल हो जाएगा, इसका मतलब मुझे जो दान दिया गया है किसी स्पेशल कामों के लिए दिया गया है। जैसे मंदिर में हमें टाइल्स लगाने के लिए पैसा मिला है, किसी दानार्थ लोगों ने हमें टाइल्स लगाने के लिए पैसा दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पैसा का खर्च सिर्फ टाइल्स पे करना है। तो इसका मतलब हमारे लिए पूंजीगत आमदनी हो गया। क्या हो गया? पूंजीगत आय हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ए। 7 का क्या आंसर होगा? ए। क्या क्यों होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। चलिए 8 में चलते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है वो किसका सारांश होगा? खातों के डेबिट एवं क्रेडिट सारांश का। बिल्कुल गलत। कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट का बिल्कुल सही। बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंसेस को खास लेना देना है नहीं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज से इसको लेना देना है नहीं। इसका सीधा लेना देना होता है, भैया जो कंपनी में आया उसको रिसिप्ट में लिखो, जो कैश गया उसको पेमेंट में लिखो। हमें मतलब ही नहीं है कि भैया पूंजीगत आया, आयगत आया। प्राप्ति भुगतान खाता में सब चीजों से मतलब नहीं रहता है। समझ रहे हैं ना बात? प्राप्ति भुगतान खाता में सिर्फ मतलब रहता है कि पैसा अगर आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में, और कुछ नहीं। तो इसलिए आंसर होगा 8 का आंसर क्या बताया मैंने? बी बताया। 9 देखिए, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइज फंड्स आर शो इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट, कैश अकाउंट। ध्यान से बताइएगा। 9 का ये है, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को किस में दिखाया जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या बैलेंस शीट के एसेट साइड में, या बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, या कैश अकाउंट में? आपके जवाब का इंतजार है, बताइए जल्दी से। सर चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में तो दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि खर्च आमदनी की बात हो रही है, ना ही दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा क्योंकि खर्च आमदनी की बात हो रही है। कैश अकाउंट इसमें होगा नहीं, तो आंसर क्या बचता है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब 9 का होगा ए। 9 का क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं, 10 में चलते हैं। 10 में क्या कहते हैं? 10 पे आते हैं। विरासत को मानना चाहिए, विरासत को मानना चाहिए, दायित्व, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, संपत्ति। बाबू ये सीधा आंसर इसका होगा पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट। विरासत क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल रिसिप्ट है। 11 पे आते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं का अधिकांश लेन देन होते हैं नगद उधार दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम कितना बच्चा रट के जाता है दोनों में टिक कर देता है, गलत होगा। क्योंकि हम जब
बिना प्रॉफिट का काम करते हैं। हमारा काम ही है कि भैया इधर से पैसा लिए, लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड की। तो हम उधार के लेन देन में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये बिजनेस के लिए मजबूरी होता है कि उनको उधार में भी कारोबार करना है। हम कारोबारी नहीं है, हम तो लोगों को सेवा करने के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए मैं कैश में ही पूरा काम करूंगा, अर्थात 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आयव्यय खाता है, बताओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सर अगर लाभ हानि खाता आप बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, वो भी रेवेन्यू नेचर का ही अकाउंट्स है, पीएल अकाउंट। ठीक उसी प्रकार से इनकम एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू नेचर का होता है, इसमें भी लास्ट में सरप्लस या डेफिसिट निकाला जाता है। अतः यह भी एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका सही जवाब होगा नॉमिनल अकाउंट। इसका सही जवाब क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट है। आयव्यय खाता है नॉमिनल अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपका समय नहीं ज्यादा ले, एग्जाम का समय है, फटाक से मार के आगे बढ़ जाएं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक्य को कहते हैं द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इन टर्म्ड एज कैपिटल फंड, कैपिटल प्रॉफिट, नॉन ऑफ दीज। अब गौर करो, बिजनेस में कैपिटल लगता है, बिजनेस में प्रॉफिट होती है, तो आंसर क्या होगा, कैपिटल फंड होगा। आंसर क्या होगा 14 का कैपिटल फंड होगा। 14 का आंसर होगा कैपिटल फंड। 15 पे चलते हैं। 15 पे देखो, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होती है। मानदेय पहले क्या होता है, पहले उसको समझ लो। मानदेय का मतलब क्या होता है, जब आप अपने संस्था में किसी आदमी को नियुक्त कर रखे हैं काम पर, तो उनको भाई आपको पेमेंट भी करना होता है, फी वगैरह भी देना होता है, शुल्क भी देना होता है, तो उनको फी देते हैं, तो उसी को हम लोग ऑनरेरियम कहते हैं, है ना। जैसे हमारे सेक्रेटरी होंगे, उनको जो मिलने वाली सैलरी होगी वो सैलरी ना कहकर ऑनरेरियम होगा। हमारे जो कॉलेज के लेक्चरर होते हैं उनको भी ऑनरेरियम ही दिया जाता है, रिस्पेक्टेड लोग होते हैं इसलिए ऑनरेरियम दिया जाता है, इसलिए मानदेय कहा जाता है। ये क्या है भैया, ये खर्चा है, बिल्कुल खर्चा है। मानदेय देंगे तो खर्चा है, खर्चा इसमें 15 का सी आंसर होगा। इनकम, एसेट एंड एक्सपेंस, नन ऑफ दिस, देन एन एक्सपेंस इसका आंसर होगा। यदि स्पष्टता हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। अ कैपिटल रिसिप्ट सेकंड है, और रेवेन्यू रिसिप्ट, उसके बाद है अलाइबिलिटी, फिर है नन ऑफ दिस। अगर स्पष्ट कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को बाबू रे क्या माना जाएगा। पहले तो समझो कि इंट्रांस फी होता क्या है। इंट्रांस फी जो है सो बाबू रे होता क्या है, जैसे कोई एनजीओ में या एनपीओ में हम जब संस्था में एडमिशन अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, अपना मेंबरशिप लेते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है। उस पेमेंट करने के लिए जो पेमेंट करते उसका नाम है एंट्रांस फी। उसी को यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या मानेंगे। अगर कुछ नहीं स्पष्ट दिया गया है तो आप बताओ आप क्या मानोगे ऐसी स्थिति में। क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे हैं ना। यदि स्पष्ट तक कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है एंट्रांस फी, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू, इनकम, लायबिलिटीज। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप बताओगे आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ क्या होगा आंसर। आपके नजर में आपको क्या लगता है बाबू रे आंसर, इसका आंसर होगा ए, कैपिटल रिसिप्ट। क्या होगा, ए, कैपिटल रिसिप्ट। फिर पूछता है मृत व्यक्ति को वसीयत से प्राप्त संपत्ति से चंदे के रूप में प्राप्त की गई एक मुफ्त रकम है। प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड। जो हमारा व्यक्ति जो दान दिया था वो मर चुका है, उसके द्वारा जो वसीयत दी गई, अब उसके लिए हम यूज करेंगे लिगेसी। क्या यूज करेंगे, लिगेसी, क्योंकि ऑनरेरियम खर्चा है, मानदेय के रूप में हम पेमेंट देते हैं अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को, डोनेशन है नहीं, ये लिगेसी माना जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं भी मानेंगे। आगे बढ़ते हैं 18 पे चलिए। 18 क्या कहता है, कहता है क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय अ क्लब, क्लब इज सो इन, किसमें दिखाएंगे। अगर आपको आजीवन सदस्यता शुल्क दिया जाएगा तो आप ध्यान दो ना, आप पहले ध्यान दो बात पर, क्या हम कहने जा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इसमें टिक करोगे तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, अब आप देखिए क्यों गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो ये हमारा सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही पुट आउट करता है, रेवेन्यू आइटम्स को ही सिर्फ लेता है। किसको लेता है, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही लेता है, ये दूसरे आइटम को नहीं लेगा। फिर अगर मैं आ जाता हूं किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो ये बाबू ने सिर्फ क्या लेगा, ये लेगा आपका रेवेन्यू लेगा, ये दोनों ले लेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट भी लेगा और कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट भी लेगा। और क्या लेगा, कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट भी लेगा, दोनों चीज ले लेगा। तो ये भी नहीं होगा, बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट आइटम ही जाते हैं,
ठीक है, इसलिए सही जवाब होगा, क्योंकि ये कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट है, ये सही जवाब होगा इसका आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। फिर आइए, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है किसमें, फिर वही जवाब आर्थिक चिट्ठा में। उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया गया एक तरह से। एक क्लब द्वारा प्राप्त जीवन सदस्यता शुल्क होता है पूंजीगत प्राप्ति। क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति होता है। पूंजीगत प्राप्ति आर्थिक चिट्ठा में दिखाई जाती है, तो दोनों मैच कर रहा है। फिर आगे आ जाइए, फिर आगे कहता है कि व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहेंगे, व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहेंगे, तो व्यय पर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, डेफिसिट, नन ऑफ दीज या ए एंड बी बोथ। आप ध्यान दीजिए, अगर खर्च आपका कम है, आमदनी अधिक है, तो सर स्वाभाविक है अधिशेष होगा, सरप्लस होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत, यहाँ भी आंसर दिया था जो कि गलत था, यहाँ ऑल था, ये भी गलत था, यहाँ ऑल था, ये भी गलत था। आप ध्यान दीजिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे एग्जामिनेशंस में देता है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, रट जाते हैं कि भैया ऑल ऑफ दीज है, टिक कर दो, बहुत है टिक कर दो। ऐसा मत करना बाबू, ऐसा करोगे तो नंबर कट जाएगा, है ना। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर टिक करना। तो इसका आंसर हो गया आपका अधिशेष, सरप्लस। विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा है, जब ये विशेष लगा है तो पूंजीगत हो जाएगा, दिमाग में रख लेना। जब चंदा में विशेष लगे तो पूंजीगत हो जाएगा। और पूंजीगत प्राप्ति यहाँ ऑप्शन में सी में है, आंसर सही होगा। डोनेशन रिसिप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज एसेट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, नन ऑफ दिस, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। आंसर आपका इसका सही हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। क्या आंसर सही हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब मात्र 4 ऑब्जेक्टिव रह गया। चलिए 22 में चलते हैं। आयव्यय खाता तैयार करते हैं, कौन तैयार करते हैं? स्वाभाविक है भैया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं करेगी, क्योंकि वो तो करेगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो तो करेगी ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टिक नहीं होगा, ट्रेडिंग अकाउंट टिक नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टिक नहीं होगा, तो होगा क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टिक होगा। क्या होगा टिक? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, झारखंड क्या है? झारखंड अधिनियम परिषद है, अधिनियम परिषद है, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज, कौन सा काउंसिल है? ये तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल सही जवाब भैया, झारखंड जो है, झारखंड अधिविधि परिषद जो है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है, सो हमेशा से ये लाभ कमाने के लिए नहीं स्टेबल हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसीलिए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगा। लास्ट 25 निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है? झारखंड अधिविधि परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, टाटा स्टील, एयर इंडिया, या नन ऑफ दीज ऑप्शन हो सकता था यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन, पहला जो इस ऑब्जेक्टिव का लिस्ट स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था। पहला ऑब्जेक्टिव का लिस्ट आपका क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव का लिस्ट था आपका कि बताइए कि निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्थान नहीं है। Which of the following is not profit or non-profit organizations? तो वहां पे हमने टिक किया था पब्लिक कंपनी को। यहाँ पूछ रहे है कौन इसमें से शामिल होगा, तो ये होगा, इसमें कौन सही होगा? झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ये बाबू रे 25 जो हम आपको दिए हैं, इस 25 को आप रामबाण मान लो, इसी में से आएगा एग्जाम में। इस 25 को छोड़कर एनपीओ को फॉरगेट कर दो, इससे ज्यादा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। एनपीओ में इसी 25 में से एक आना है, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। आप अगर आपको अच्छा लगा वीडियो देख के, हमारी जो स्पीड है बोलने की उसको कम करना है या ठीक है, या आप कमेंट में जरूर हमें बताएंगे। और अगर अगला चैप्टर का आपको चाहिए फिर से ऐसा ही 25, 30, 50 ऑब्जेक्टिव का लिस्ट, तो आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं समझूंगा कि हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, ऑब्जेक्टिव का नया नया सेट ला कर देते हैं सर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगा। अगर आप लोग नहीं देखेंगे, लाइक कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो मैं यूट्यूब पे कमाने तो आया नहीं हूँ, मैं आपको हेल्प करने आया हूँ। तो मैं अगर हेल्प करने में आपकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं आएगा तो मैं आपको नहीं बना के दूंगा, सिंपल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज लाइक कमेंट कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, आपके दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। वो कहीं बस में बैठे होंगे, रेलवे में होंगे, वो देख लेंगे तो उनको 25 में से तो फिक्स समझिए 3-4 नंबर आना तय है, क्योंकि 4-5 ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो इसी 25 में से आएगा, राइट। ये 10 नंबर का चैप्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। एनपीओ हमारा 10 नंबर का चैप्टर है, तो 4-5 ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसको आपको पढ़ लेना है। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।